बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स में। आज पढ़ेंगे यहाँ पर अवक्रिया की अर्ध आयुकाल। अवक्रिया की अर्ध आयुकाल क्या होता है, आज उसको हम सीखेंगे, समझेंगे। तो अवक्रिया की अर्ध आयुकाल को समझने से पहले आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे शून्य कोट अवक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, और दूसरे में बताए थे प्रथम कोट अवक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। उसको आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि उसी से हमारा रिलेटेड ये आज का यहाँ पर ये वीडियो है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अर्ध आयुकाल क्या होता है, तो सबसे पहले अवक्रिया की अर्ध आयुकाल क्या होता है उसको एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कोई यहाँ पर एक अवक्रिया दिया गया है, जो एक अवक्रिया दिया गया है, ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो रिएक्टेंट है, यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट है। यानी कि हम यहाँ पर बात करें अवक्रिया होने के पहले, अर्थात यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनने की पहले बात हम कर रहे हैं। उस समय समय क्या था, जीरो था, अर्थात यहाँ पे t = 0 था। समय उस समय स्टार्ट नहीं हुआ था, जब अवक्रिया शुरू ही नहीं हुआ तो समय उस समय क्या मानते हैं, 0। यानी कि उस समय, यानी कि जब t = 0 था उस समय अभिकारक की सांद्रता को हम मान लेते हैं कितना रहा होगा, मान लेते हैं R0 रहा होगा। जहाँ पे R0 क्या है, यहाँ पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ध्यान से देखेंगे इसे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये यहाँ पर हम बोले हैं कि R0 क्या है, यहाँ पर ये अवक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है। अब यहाँ पर कुछ समय बाद यानी कि अवक्रिया यहाँ पर होना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अवक्रिया जैसे यहाँ पर ये इसकी जैसे अवक्रिया यहाँ पर अभिकारक से प्रोडक्ट में परिवर्तित होगा, वैसे अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। यानी कि यहाँ पर ये मान लेते हैं, यहाँ पर पहले इसकी सांद्रता 100 रहा होगा, 100 रहा होगा, मान लेते हैं इसकी सांद्रता 100 रहा होगा। यानी कि यहाँ पर 10 कम होगा तो यहाँ पर 10 सांद्रता बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर बढ़ेगा, यानी कि एक घटेगा, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी कि एक स्थिति ऐसी आएगी, अवक्रिया होते होते ये अपने प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये अगर से 100 था, 100 का आधा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यदि 50 यहाँ पर इसकी सांद्रता रहा होगा तब इसकी आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 20 रहा होगा तो उस समय यहाँ पर उसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधा का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से एक स्थिति ऐसी आएगी, यहाँ पर वो मान लेते हैं उस समय जो आएगा उसको हम बोलते हैं T½ यानी कि सिंबल है, इसको अर्ध आयु लिखने का तरीका है। यानी कि t = T½ मान लेते हैं। t = ½ समय में यहाँ पर ये जो इसकी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि R0 क्या हो जाएगा, 2। इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अवक्रिया की अर्ध आयुकाल बोलते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे, यानी कि यहाँ पर T½ समय में ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अब उसी को हम डिफिनीशन यहाँ पर लिखे हैं, डिफिनीशन को आप पढ़ेंगे, डिफिनीशन को पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया, किसी अवक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, किसी अवक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता हमारा ये है, का आधा क्या है, ये है। तो प्रारंभिक सांद्रता का आधा जिसे हाफ कहते हैं, होने में लगा समय, यानी कि इसको आधा होने में, प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगा समय, ये क्या कहलाता है, लगा समय उस
अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अर्ध आयुकाल कहलाता है, जिसको हम यहाँ पर किससे प्रदर्शित किए हैं? टी हाफ से। ये लिखने का तरीका है, अर्ध आयुकाल को यहाँ पर किससे लिखेंगे? टी हाफ से। ये चीज समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल क्या होता है, अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर शून्य कोट के लिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे शून्य कोट अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। तो अगला हेडिंग हमारा है यहाँ पर डालते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोट अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट अभिक्रिया के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य कोट अभिक्रिया का लिख देते हैं, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल। यानी कि यहाँ पर हम पहले शून्य कोट के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद प्रथम कोट के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन लिखा गया है, मान लेते हैं शून्य कोट के लिए अभिक्रिया लिखा गया है, इसको हम सपोज करते हैं। अब इसमें हमको ये ध्यान देना है कि शून्य कोट के लिए एक यहाँ पर एक रिएक्शन बताया गया था, जो यहाँ पर शून्य कोट को डिराइव करने पर एक इक्वेशन हमारा आया था। वो इक्वेशन आप सभी को याद होगा। इक्वेशन को जब हम शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ाए थे, उसमें लास्ट में एक इक्वेशन आया रहा होगा। उस इक्वेशन को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। वो इक्वेशन क्या था? RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस KT। क्या हो जाएगा? RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? R0। ये इसको यहाँ पर ये देखेंगे, ये अभिक्रिया, ये शून्य कोट की ये अभिक्रिया हम कहाँ से लिखे हैं? जब हम पढ़ा रहे थे आपको शून्य कोट अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, वहाँ से ये हम रिएक्शन लिखे हैं। वहाँ पर ये रिएक्शन आया था लास्ट में, तो वहीं से हम इस रिएक्शन को यहाँ पर लिखे हैं। अब इस रिएक्शन में हम समझते हैं, यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या समझेंगे? यहाँ पर देखिए ये टी समय में था, तो यहाँ पर ये प्रारंभिक सांद्रता क्या था? RT था। यहाँ पर ये टी समय में इसकी सांद्रता यानी कि अभिकारक की सांद्रता क्या था? RT था। तो इसी को हम यहाँ पर बात करें कि यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे, यानी कि अगर से यहाँ पर ये R2 यानी कि टी हाफ, यानी कि टी हाफ समय में अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाती है? R0/2। यानी कि इस वैल्यू को हम इस समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर R0 क्या हो जाएगा? 2। यानी कि यहाँ इस फोटो क्या हो जाएगा? माइनस के। अब यहाँ पर देखिए टी समय में यहाँ पर टी था, तो यानी कि हाफ समय में यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2। ये लिखने का तरीका है। अब ए प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता को हम प्रारंभिक सांद्रता ही लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? R। यानी कि अब यहाँ पर देखिए इसी इक्वेशन को जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते, इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि इधर और ये इधर कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा K हाफ, क्योंकि हमको अर्ध आयुकाल निकालना है। अर्ध आयुकाल को हम टी हाफ कहेंगे। यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एक चीज छूट गया है, एक KT 1/2। यहाँ पर इसको हम जब इधर लिखेंगे एक KT 1/2, इसको ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा इधर, इसमें जब ये इधर जाएगा ये R0 और ये हो जाएगा माइनस R0 क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर देखेंगे KT हाफ, यहाँ पर KT हाफ क्या हो जाएगा? KT हाफ यानी कि 1/2 इक्वल टू हो जाएगा। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2R0 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1, यहाँ पर इसको यानी कि 2R0 माइनस क्या हो जाएगा? R/, हो जाएगा 2, जिसको हम यहाँ पर
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा के टी हाफ और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर ये 2 बार लिखा गया है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये चीज हमारा कितना आएगा 1 आएगा। अब यही चीज देखेंगे अगर से हम यहाँ पर टी हाफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं टी हाफ इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा आर नॉट अपॉन यहाँ पर ये के इधर चलाएगा यानी कि 2 यहाँ पर के। ये चीज इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं ये शून्य कोट अपक्रिया के लिए आएगा। इसको हम यहाँ पर याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे। अब हम इसके बाद जो हम पढ़ेंगे प्रथम कोट के लिए क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रथम कोट के लिए। ये तो था शून्य कोट के लिए, अब यही चीज हम क्या पढ़ेंगे प्रथम कोट के लिए, यानी कि दूसरा हमारा क्या है प्रथम अपक्रिया का आयु क्या देखेंगे। ये हमारा किसमें था, ये प्रथम कोट के लिए था और सॉरी ये शून्य कोट के लिए था, ये किसमें था प्रथम कोट के लिए। अब प्रथम कोट के लिए भी वही चीज हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई यहाँ पर एक अपक्रिया था, यानी कि मान लेते हैं कोई एक अपक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसमें जो है वही चीज सेम चीज मानते हैं, यानी कि t इक्वल टू 0 समय में, यानी कि यहाँ पर ये अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा आर नॉट। और यहाँ पर देखेंगे यही चीज क्या हो जाएगा अभिकारक की ये प्रारंभिक सांद्रता है, जहाँ पर आर नॉट क्या है ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। अब यहाँ पर देखेंगे यानी कि t हाफ समय में, यानी कि ये अपक्रिया मान लेते हैं इसकी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगा समय, यानी कि ये t हाफ यानी कि प्रारंभिक सांद्रता का आधा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा का मतलब यहाँ पर r नॉट अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये इक्वेशन को यहाँ पर वही सेम टू सेम वही चीजें हैं। अब यहाँ पर हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जब हम प्रथम कोट अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ाए थे उसमें लास्ट में एक इक्वेशन आया होगा यहाँ पर ln, क्या आया था ln इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस ln kt प्लस ln आर नॉट। ये इक्वेशन आया रहा होगा जब हम पढ़ा रहे थे प्रथम कोट अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये अपक्रिया वहां पर आया था। अभी यहाँ पर ये ln नहीं रहेगा माइनस kt, ये चीज है, ये इक्वेशन आया था वहां पर। तो इस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं इसमें इसका जो है इसमें मान इसका रखते हैं, लेकिन मान रखने से पहले थोड़ा सा हम इसमें परिवर्तन करते हैं। इसको हम इधर करते हैं और यहाँ पर देखिए ln RT इक्वल टू माइनस kt। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं इधर कर लेते हैं, तो यानी कि हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि kt इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये इधर जाएगा, यानी कि ln R नॉट और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ln RT। एक क्वेश्चन यानी कि ध्यान देंगे इसको हम इधर कर लिए हैं, इसको हम इधर कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा ये क्या मिलेगा यहाँ पर kt इक्वल टू r यहाँ पर rn। लेकिन हम आपको एक फार्मूला बता दें कि यहाँ पर जब कहीं फार्मूला लिखा हो ln x, ये फार्मूला याद रखेंगे ln
x माइनस एल एन वाई, ये इक्वल टू होता है जब कोई एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, ये पढ़ा जाता है एल एन एक्स अपॉन वाई। इसको हम इस रूप में यहाँ पर इसको लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा के टी इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे एल एन यानी कि x की जगह पर क्या है, यहाँ पर आर नॉट है, आर नॉट अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर आर टी। ये चीज यहाँ पर देखेंगे, यानी कि इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर इसको यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पर इस फॉर्म में यानी कि टी, यहाँ पर देखेंगे ये टी जो होगा टी, यानी कि टी इक्वल टू एक के को हम इधर कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन के एल एन आर नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आर टी। ये देखेंगे के को हम इधर कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि अब यहाँ पर जो ये वैल्यू मिला है, इस वैल्यू को हमको इस पे क्या करना है, पुट कर देना। या हम एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं कि यदि एल एन एक्स जो है, यहाँ पर देखेंगे एल एन को अगर से हम लाग में बदलना चाहें, जो एल एन है, इसको पहले एक पॉइंट समझते हैं, जो एल एन है, एल एन को यदि हम लॉग 10, यदि हम इसको एल एन को हम इस रूप में लिखना चाहें, यहाँ पर लॉग बेस 10 एक्स इस रूप में यदि लिखना चाहें तो ये एल एन को तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर से हम एल एन को log 10 बेस एक्स में लिखना चाहें तो इसमें यहाँ पर एल एन को किस में बदल देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2.0, यानी कि यही चीज हमारा हो जाएगा t इक्वल टू, यहाँ पर इसमें एल एन को यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, एल एन किस में चेंज कर रहे हैं, log में, यानी कि 2.303, यानी कि यही चीज हो जाएगा यहाँ पर ये 2.303, यहाँ पर ये हो जाएगा 2.303 अपान ये किसके हो जाएगा के, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10 अपान यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आर नॉट अपान क्या हो जाएगा आर टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर नॉट अपान क्या हो जाएगा आर टी। ये चीज यहाँ पर देखेंगे। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और एक फार्मूला कह सकते हैं ये भी है कि यहाँ पर अगर से एल एन एक्स इंटू एल एन कह सकते हैं एल एन एक्स को जब यहाँ पर log ई एक्स में बदलें, या फिर उसी को एल एन को हम log में बेस 10 में बदलें, जो यहाँ पर ये चीज दिया गया है जिसमें हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर अब ये चीज हम समझेंगे, ये चीज इतना यहाँ पर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमको इस पे क्या कर देना है, इस पे इसकी वैल्यू रख देना है जो यहाँ पर जो ऊपर प्राप्त हुआ है, अर्थात यहाँ पर देखेंगे ये इसको आधा होने में समय लगा, यानी कि यहाँ पर ये प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगा समय, ये समय क्या हो जाएगा यहाँ पर टी हाफ हो जाएगा। तो यही चीज हम आगे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इस वैल्यू को इस इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2.303 अपान यहाँ पर हो जाएगा के, यहाँ पर क्या हो जाएगा के log 10, यहाँ क्या हो जाएगा log बेस 10, और यहाँ पर आर नॉट, ये तो प्रारंभिक सांद्रता है, ये आपका क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, यानी कि आर नॉट अपान यहाँ पर देखेंगे ये आर टी, यानी कि यहाँ पर जब ये आधा यानी कि उसको आधा होने में लगा समय, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आर नॉट अपान क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपान क्या हो जाएगा के, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2.303 अपान क्या हो जाएगा के। इस आर से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या log 10 यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर log 2 की वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, तो log 2 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे
तो ये होता है वैल्यू जो है 0.3, यहाँ पर ये इधर लिख देते हैं टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 log 2 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो log 2 की वैल्यू यहाँ पर होगा यहाँ पर 0.301 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा के। जब इसी को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर यानी कि क्या आएगा टी हाफ इज इक्वल टू टी हाफ हमारा क्या आएगा यहाँ पर 0.0693 अपान क्या हो जाएगा के। जो ये क्या हमारा ये प्रथम कोट के लिए ये हमारा क्या है ये प्रथम कोट अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल यहाँ पर लिख देते हैं यह जो है यह प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अपक्रिया का अर्ध आयुकाल है यह प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल है। ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये जो टी हाफ ये क्या हो जाएगा शून्य, यह समीकरण जो है शून्य कोट अपक्रिया का अर्ध आयुकाल है। इसको देखेंगे ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछता है कि पेपर में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है शून्य कोट अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण तथा उसकी अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो शून्य कोट अपक्रिया के लिए हम पीछे वीडियो में हम आपको उसका समाकलित समीकरण उसका ग्राफ सहित बताए हैं और यहाँ पर उस अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या होगा यहाँ पर जिक्र किया गया है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये पूछा जा सकता है पेपर में कि प्रथम कोट अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण तथा उसकी अर्ध आयुकाल का यहाँ पर व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उसमें प्रथम कोट के लिए भी वहाँ पर समाकलित वेग समीकरण का डेरिवेशन किया गया है, उसमें आपको ग्राफ सहित प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे प्रथम कोट अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल यहाँ पर ये चीज प्राप्त करेंगे। ठीक, अब इसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन दोनों में जो सबसे अधिक इन दोनों में एक क्वेश्चन जो है पूछता है एक तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है कि यहाँ पर शून्य कोट अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और चौथा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम कोट अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक क्या होगा, या एक नंबर पर पूछ लेगा कि उसका व्यंजक क्या है, उस व्यंजक को याद रखेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पेपर में अगर से इस टाइप से क्वेश्चन आता है अर्ध आयुकाल को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले अर्ध आयुकाल को हम परिभाषित करेंगे, उसका डिफिनीशन लिखेंगे ये चीज। और उसके बाद यहाँ पर ये देंगे कि शून्य कोट अपक्रिया के अर्ध आयुकाल, ध्यान से समझिएगा। पहला चीज हम ये बोले कि अर्ध आयुकाल को परिभाषित कीजिए, उसके लिए हम यहाँ पर उसका आंसर यहाँ से देंगे, यानी कि यहाँ पर उसका डिफिनीशन देंगे। और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि पेपर में जो पूछेगा कि उसी में ज्वाइंट है, यानी कि अपक्रिया के अर्ध आयुकाल को परिभाषित कीजिए। उसी में आगे क्वेश्चन पूछेगा शून्य कोट अपक्रिया की अर्ध आयुकाल में ये अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि प्रथम कोट अपक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन एक बार पुनः सुनेंगे। ये तो समझ में आ रहा है, क्रिया की अर्ध आयुकाल को परिभाषित कीजिए, ये हमने परिभाषित कर दिया। उसके आगे जो क्वेश्चन है कि शून्य कोट अपक्रिया का अर्ध आयुकाल में अभिकारक की
सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्धायुकाल में प्रारंभिक सांद्रता यानी कि अपक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? उस क्यों का जवाब यहाँ पर देखेंगे। तो अगर से ऐसा आता है तो इस टाइप से, तो हम यहाँ पर शून्य कोट अपक्रिया का अर्धायुकाल का पूरा हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने पर जो आएगा यहाँ पर हम उस इक्वेशन का कुछ नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर प्रथम कोट के लिए उसका डेरिवेशन करेंगे, जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर आएगा सेकंड। अब यहाँ पर इन दोनों को डेरिवेशन करने के बाद आपको लास्ट में ये लिखना है कि यहाँ पर देखेंगे कि शून्य कोट यहाँ पर ये उपरोक्त व्यंजक यानी कि फर्स्ट और सेकंड कह सकते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड समीकरण से, या कह सकते हैं उपरोक्त फर्स्ट और सेकंड समीकरण से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि शून्य कोट अपक्रिया के आयुकाल में यहाँ पर व्यंजक में यहाँ पर अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता का मान आता है, इसलिए वो प्रारंभिक सांद्रता के मान पर निर्भर करता है, यानी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के मान पर निर्भर करता है। जबकि यहाँ पर देखेंगे ये प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए आयुकाल में यहाँ पर ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसको आप गहनता से आप इसको माइंड में बैठा लेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको आप नोट करेंगे। बाकी इन क्वेश्चन को किस प्रकार से पेपर में पूछा जाएगा वो हमने आपको बता दिया, तो आप उसको माइंड में फिट कीजिए और किस प्रकार से आपको उसका आंसर देना है उसको आप एक बार कंठस्थ कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।